नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये किताब वाला है। किताब पढ़ता हूँ, लेखकों को आमंत्रित करता हूँ। लेखक ये भाई साहब हैं, पर इनके नमस्कार के भुलावे में मत आइएगा, क्योंकि असल में ये जीएसटी के कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं। तो असल में यही वो लोग हैं जो सरकार की तरफ से सख्ती बरत के वो कर जुटाते हैं जो देश की तरक्की में आगे आए। कम से कम सरकारें तो यही कहती हैं। सही भी है, सही भी है। सरकारी अधिकारियों से हमेशा सही बुलवाना चाहिए। ये मेरे मित्र हैं और बड़े भाई भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, आईपीएस हैं, 2005 बैच के, और इस वक्त मुंबई में हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ वेस्ट रीजन। और ये इनके बारे में किताब है और इन्होंने लिखी है, मतलब हेमंत बाबू के बारे में किताब है और अनुराग बाबू ने लिखी है। किताब क्या है? मनोज बाबू के बारे में बात है और अनुराग बाबू ने लिखी है। और ये कहानी मनोज शर्मा की है। वो मुरैना के एक गांव से आते हैं, ग्वालियर में क्या बीतता है, दिल्ली में कैसा होता है। किताब का शीर्षक है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। अनुराग पाठक, डिप्टी कमिश्नर साहब, इसके राइटर। इसको पब्लिश किया है न्यूलिट पब्लिकेशन ने। 196 रुपये कीमत है और ये अमेजॉन पे उपलब्ध है और मुझे भरोसा दिलाया गया है कि जल्दी फ्लिपकार्ट पे भी होगी। और ये इस पर इसकी लिंक पर भी है, नियोलिट की लिंक पर भी मिल जाएगा। नियोलिट पर भी मिल जाएगी, ऐसा भाई साहब बता रहे हैं। इसका भी आप ख्याल रखें। समय सुस्त है, मतलब समय सुस्त नहीं है। लोग जो इस समय में जी रहे हैं वो सुस्त हैं, तो वो पहले क्लिक पर ही सॉल्यूशन चाहते हैं। जैसे आप लोग जीएसटी को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो वो पहले क्लिक पे जो उनको लिंक मिल जाए, किताब पहुंचे उन तक। अब किताब क्या है साहब? इसके पहले एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग ये है कि अपने राम को ये आत्मविश्वास कैसे बनाएं, सफलता के 5 गुण, ये सारी चीज़ें जमती नहीं, बड़ी फर्जी टाइप के लगते हैं सारे उदाहरण। जो हमारे एक अखबार के दिनों में पुराने बॉस थे, वो खूब इस तरह किताबें पढ़ते थे और जोर देते थे पढ़ने को, लेकिन पढ़ नहीं पाए। तो हमको जब इस किताब के बारे में पता चला तो ऐसे ही लगा कि अच्छा ठीक है, एक भाई साहब हैं जो आईपीएस हैं लेकिन 12वीं में फेल हो गए थे, तो उनकी वो गौरव गाथा होगी। पर चूंकि मित्र थे, सामने कह भी नहीं सकते कि नहीं साहब आप बड़ा अजील किस्म का टास्क दे रहे हो और यारी दोस्ती में करना पड़ रहा है, तो ऐसे पढ़नी शुरू की। मेरी आशंकाएं, मैं खुश हूं कि निर्मूल साबित हुई हैं। और रोमांच ऐसा रहा आखिरी पन्नों तक आते आते कि मैं इस किताब वाला को शूट करने के पहले ललन टॉप शो शूट कर रहा था और वो रोज के मुकाबले आधे घंटे लेट शुरू हुआ। एंड देन माय प्रोड्यूसर हैड टू लिटरली येल एट मी कि सर बहुत लेट हो जाएगा, वो टीवी पे जा नहीं पाएगा। तो मैंने वो आखिरी के जो 8 पन्ने हैं ना, वो फिर किनारे धरे 8-10 पन्ने। मैंने कहा अच्छा मैं शो के बाद, और शो जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मैं यहीं बैठा फिर पढ़ने लगा। तो इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इस कहानी में पेस है और औत्सुक्य जो है, उत्सुकता को आपको शमन करने वाले वो सारे एलिमेंट हैं। पर ये तो बहुत सारे उपन्यासों में होते हैं, कथात्मक वृत्तांतों में होते हैं। ये बड़ी यकीनी किताब है और जो ये पंक्ति है इसकी, हारा वही जो लड़ा नहीं, इस पे आपके यकीन को बढ़ाती है। ये भाई साहब खुद बुंदेलखंड से हैं, हम भी हैं, तो अपन 2 मोड़ा, चंबल, बेतवा, जमुना जी के किनारे वाले हैं और बड़ी रोचक कहानी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए अनुराग साहब कि आपको ये कहानी कैसे पता है? हम लोग साथ में ही तैयारी करते थे। ओहो, पुराने पापी जी। तो इनका जो कॉलेज के बाद हम लोग साथ रहे काफ़ी समय तक। आप ग्वालियर से हैं क्या? जी, ग्वालियर से हूँ मैं। पीली कोठी में आप भी रहे हैं? पीली कोठी हमारा ग्रुप। अच्छा, पीली कोठी इसमें एक किरदार है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुटते हैं, तैयारी करते हैं। तो उनमें से हम लोग एक लगभग 8-10 लोगों का ग्रुप था। वो उनमें से मैं भी एक था और इनसे परिचित था, उनके संघर्ष से भी परिचित था। तो मुझे लगा कि आज ऐसे युवकों को इनकी कहानी बताना चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, और कभी असफल हो जाते हैं। उनकी मन में कभी लगता है कि वो सफल नहीं होंगे, ये आशंकाएं बनी रहती हैं, संशय बने रहते हैं। तो इनकी कहानी को लिखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो प्रेरित हो सकें और उनमें आत्मविश्वास बन सके कि वो आगे सफल हो जाएं और कुछ प्रेरणा मिले, ये उद्देश्य मेरा रहा इसको लिखने के लिए। इसको लिखने के पीछे अनुराग पाठक जो बता रहे हैं वो अपने गुरु गंभीरता के साथ बता रहे हैं।
मैं थोड़ा सा रोटी पलट देता हूँ। आप सोचिए, आपको एक लड़का दिखे जो जिला मुख्यालय से किसी तहसील की तरफ जाने वाली टेम्पो का कंडक्टर हो, या आपको एक लड़का मिले जो चौकी इंचार्ज या थानेदार के सामने गिड़गिड़ा रहा हो कि साहब हमारी टेम्पो छोड़ दो, आरटीओ साहब ने पकड़ ली या थानेदार साहब ने पकड़ ली, एसडीएम के दफ्तर में फरियाद देने जाए या कमेंट्री करे, और कमेंट्री भी इसलिए करे क्योंकि वो 10 रुपए नहीं दे पाया जो मैच बंधने के लिए सबको देने थे। या फिर आपको एक लड़का मिले जो आटा चक्की में काम करता हो और पूरा आटे से नहाया हुआ है, या फिर आपको एक लड़का मिले जिसकी नौकरी है कुत्तों को घुमाना, तो आप उस लड़के को कहाँ प्लेस करेंगे? इस कहानी में आप उस लड़के को इंडियन पुलिस सर्विस के एक ऑफिसर के तौर पे प्लेस कर सकते हैं। हम में से कितने सारे लोग हैं जो अभावों का रोना रोते हैं कि साहब संसाधन नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। ये सब इस आदमी पे बीता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़े महान आदमी एकदम से आपकी आंखों में चमक आ जाएगा, अरे साहब संत शर्मा हमारे सामने बैठे हैं। इनके अपने फेल्योर रहे, लेकिन ये लड़ते रहे, हारा वही जो लड़ा नहीं। कमाल की कहानी है। मतलब मैं आपको जानता था, आपसे मिला, लेकिन इसको पढ़ने के बाद तो इसमें मैं चाह रहा हूं, इसमें बहुत विस्तार हो सकता है, घंटों बात कर सकते हैं। आईएएस आईपीएस बनना इस देश के लाखों लोगों का सपना होता है। इसी नॉर्थ में, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार में मैंने खुद देखा, हमारे जेएनयू के मित्र एकदम दड़बों जैसे घरों में रहते हैं। इसमें भी है उसका नेहरू जी, इसमें उसका जिक्र है कि नेहरू विहार और ये और वो, जो संपन्न है वो हॉस्टलों में रहते हैं और जो उतने नहीं है वो एडजस्ट करते हैं। खाना भी बनाया आपने है ताकि सरवाइव कर सकें। मैं शुरुआत करना चाहता हूं इंटरव्यू से। बड़ी कहानियां सुनी है। अभी यशवंत सिन्हा का कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया तो वो अपने इंटरव्यू की कहानी बता रहे थे, अपने बोर्ड की 1959 की 60 की। आपका मेहता साहब का बोर्ड था और बात यहीं पे अटक गई कि आप 12वीं में फेल हुए हो। क्या हुआ था वहां? बेसिकली बोर्ड किसी और का था, मेहता इसलिए लिखा गया है कि नाम बदल दिया गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ओहो, पर कौन थे वो? मतलब मैं अंदाजा लगाऊंगा अब तो कि के पॉल थे। मैं आपको अलग से बताऊंगा। अलग से बताएंगे जी। दरअसल जैसे ही मैं बोर्ड में गया, लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, चौथा और आखिरी अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू। और वो अंदर जाने के बाद जिस तरह से मेरी बात शुरू हुई तो उनको समझ में आ गया कि ये लड़का इंग्लिश में कमज़ोर है। उधर उन्होंने जैसे ही उन्होंने बायोडाटा देखा तो उसमें 1 साल का गैप था। वो गैप पूछा, गैप क्यों है? तो अब मैंने सोचा कि पहले तो सोचा कि बोल दूं कि घर में कोई गमी हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं दे पाया, पर मुझे लगा कि सब झूठ बोलने से पकड़ में आ जाएंगे। मैंने बोला कि मैं फेल हो गया था। तो 2 मुद्दे सामने आ गए, एक तो इंग्लिश आ गई और दूसरी आ गई कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, मोर इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप 12th में फेल हुए हैं, आपने कैरियर इतना कमज़ोर, हम तुमको क्यों लें? IIT के बच्चे हैं हमारे पास, IIM के बच्चे हैं हमारे पास, बेस्ट बच्चे हैं, तो आपको क्यों लें? तो ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिनसे बात करने में मुझे लग रहा था कि शायद मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊँगा। पर इन दोनों ही मुद्दों को जिस तरह से मैंने आंसर दिया, मुझे लगा शायद उनकी समझ में आया है। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मैंने उनको ये बताया था कि हमारे गिलास में पानी किस रंग का है। That was a beautiful thing. थोड़ा विस्तार से बताइए, संकोच मत करिए। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे प्रशासन चलाएंगे? तो मैंने उनको ये बोला था कि तभी क्या हुआ था, मैं घबरा गया था। तो एक मेंबर ने बोला पानी पी लीजिए। तो मैंने सोचा कि अब क्या आंसर दूँ इसका। तो मैंने कहा सर पानी नहीं पी सकता मैं, क्योंकि ये गिलास जो है वो कांच का है। बोले क्यों, कांच का है तो उससे क्या अंतर पड़ता है? मैंने सर मैं स्टील गिलास में पीता हूँ पानी। तो जो हमारे डॉक्टर मेहता यानी कि जो अध्यक्ष थे, उनको बहुत गुस्सा आया। बोले ये क्या बकवास है, मतलब पानी गिलास से चेंज होने से आप पानी नहीं पियेंगे स्टील का? मैंने सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, पानी महत्वपूर्ण है कि गिलास महत्वपूर्ण है? तो उनको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, सर्व करने की नीयत महत्वपूर्ण है। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न, है ना। मेरे दिमाग में से विजुअल चल रहे थे, अच्छा यू शेप वाली ऐसे टेबल है, 5 लोग बैठते हैं और मुझे तो एक अनुवादक भी रखा गया था कि क्या पता इंग्लिश उतना ठीक से बोल पाऊँ कि नहीं बोल पाऊँ। तो उसमें वो बंदा भी था कि वो अगर कहीं so they provide a translator? Yeah, they provide translator also. For those members who aren't well. Maybe some किसी को कुछ दूसरी भाषा नहीं आए तो। अच्छा, दूसरा इस किताब का जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, मैं उल्टा चल रहा हूँ। आपने आईपीएस बनने पे खत्म की किताब, मैं उस इंटरव्यू से उल्टा चल रहा हूँ। जिंदगी में जो सबसे जरूरी काम है
बल्कि उसको काम भी नहीं कहना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी अनुभव है व्हेन वी ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, वो है प्रेम। आपने भी किया है, मैंने भी किया है, और बड़ी मुश्किलों में समानता भी रही है पर आप उसके पार गए। और हम लोगों को अक्सर, हम घरों में हम देखते हैं, हम लोग बच्चों को ये बोलते हैं कि ये सब फिल्मी चीज़ें हैं, इससे ध्यान भटकता है, और बहुत लोगों का भटकता भी है। फिल्म, इसमें ही एक किरदार आता है जो वंदना कह के चीखें मारता है? और पांडे जी का किरदार आता है कि योगिता चली गई है सूट वाले के साथ। ऐसे कई किरदार आते हैं, और आपके सामने लगातार ये बात आती है कि मनोज बाबू तुम ये प्रेम के चक्कर में पड़ गए, अब तो सब, और लड़की कन्या चली जाएगी उसके साथ जिसका सिलेक्शन होगा। कई जगह आप इसमें बहुत वल्नरेबल दिखते हैं, बड़े कमज़ोर दिखते हैं, और उसी में बड़े यकीनी दिखते हैं। हम प्रेम में कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो अपनी रेगुलर, अपनी आत्मसम्मान या गरिमा में ना करें, और तब हमें वो सब कबीर और सूफिज्म याद आता है कि सारे अहम को जो धर दे है। लाइफ बदलती। मैंने इस इंटरव्यू की तैयारी पहले कई लोगों से पूछा क्या है मनोज और श्रद्धा की कहानी, तो पता है मुझे क्या जवाब मिला? बोले कहानी तो साहब श्रद्धा की है। ये बात सही बोली उन्होंने, एकदम सही बोली। क्योंकि मैं जब दिल्ली से आया था और तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर में था, नेहरू विहार के, ग्वालियर से आया था दिल्ली। और नेहरू विहार में जिस रूम में हम रहते थे, मेरी गणित बहुत कमज़ोर थी क्योंकि मेरा बचपन में कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी। इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी क्योंकि इस किताब में एक उदाहरण है, जैसे मैं मेंस देने जाता हूँ और मेंस देने में मैं लिखता हूँ टेररिज्म इन इंडिया और आता है टूरिज्म इन इंडिया, मैं टेररिज्म और टूरिज्म की स्पेलिंग में अंतर नहीं कर पाता। ये जो प्रसंग बता रहे हैं भाई साहब, वो ये है कि जब आप यूपीएससी देते हैं, जब आप आईएएस आईपीएस वगैरह बनने के लिए इम्तिहान देते हैं, तो उसका जो दूसरा चरण है जिसको मेंस बोलते हैं, उसमें एक अनिवार्य पेपर होता है जो अंग्रेजी में लिखना होता है, ऐसे बोलते हैं। उसमें कई टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपको एक लिखना होता है, और वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि उसमें पास होना जरूरी है, तभी आपकी बाकी कॉपियां जचेंगी, वरना नहीं जचेंगी। तो ये भाई साहब जब पहली दफा अपने दूसरे अटेम्प्ट में मेंस लिखने गए, तो ये टूरिज्म इन इंडिया की जगह टेररिज्म इन इंडिया पे लिख गए, और भोपाल आपका सेंटर था। राइट, एकदम सही। इतनी सारी कमजोरियों को लेकर जब मैं आया था जी, और जब श्रद्धा से मुलाकात हुई थी जी, श्रद्धा वो महिला हैं जो खुद भी ऑफिसर हैं और जिन्होंने इनको प्रेम करने के योग्य समझा। हाँ, वो सबसे बड़ी बात थी। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि महिलाएं हम लोगों को पात्र कुपात्र पाती हैं और फिर विवेक से चयन करती हैं। हम तो अब उस समय जो दोस्त थे वो सब बोलते थे कि यार तू तो सेलेक्ट होने वाला नहीं है, तेरा पक्का पता है। हाँ। वो लड़की बेचारी अच्छी खासी पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अच्छा पढ़ के आई है, तो उसको और पीछे खींच रहा है। डॉक्टर प्रोफेसर सुता खुद एसडीएम सेलेक्ट है, उसको तो पीछे खींच रहा है। हाँ। तो मैं उसको बोलता था यार मैं सिलेक्ट नहीं भी हुआ तो भी इतनी बड़ी लड़की अगर मुझे प्रेम के लायक समझ रही है तो मेरी सफलता है। ठीक है, अब उनको छोटा काम कर लेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। काम तो कोई भी छोटा नहीं, काम तो कुछ भी छोटा नहीं होता है, क्योंकि हर जगह प्यार का जो मतलब मुझे बार बार लगता है कि प्रेम को हम जिस रूप में लेते हैं उससे बहुत बड़ा होता है। अगर कोई ताकतवर व्यक्ति आपके साथ आ जाए, जो पॉजिटिव व्यक्ति आ जाए, आपको सकारात्मक ऊर्जा देने वाला व्यक्ति साथ में आ जाए, तो वो आपके अंदर सब निकलवा लेता है। जैसे अपना कभी कभी कोई बड़े गुरु निकलवाते हैं वैसे ही, क्योंकि आपके अंदर क्षमताएं बहुत होती हैं। लोगों की जेब से 1000 रुपए निकलवा लेता है ताकि वो मजदूर वापस घर चले जाएं मंदिर से। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी प्रसंग है इस किताब में। एक जैसे हम लोग छोटे में कुछ मुहावरों वाली भाषा में सुनते हैं ना कि यार वो आदमी बड़ा अड़ियल टट्टू है, तो इनके अड़ियल पने के इसमें प्रसंग हैं 2-3। उसमें से एक ये भी है कि ये दिल्ली में है, एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे इनको कुछ खेतीहर मजदूर मिलते हैं जो इत्तेफाकन हमारे बुंदेलखंड के ही है। बुंदेलखंड में ये पलायन एक बड़ी समस्या है, रोज़गार की कमी है, और तब ये पूछते हैं तो कहते हैं साहब 1000 रुपये चाहिए, वापस महोबा जाना है। और वो सब नेहरू विहार का ही काम है। नेहरू विहार के सामने डी ब्लॉक के सामने एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। तो ये जो कहानी है ना, वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यूपीएससी और बाकी कंपटीशन के बच्चों के लिए है कि नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पल पल पे हर जगह हम लोग पहले बोलते थे कि आप पत्थर भी उछालेंगे नीचे गिरेगा तो उससे पूछो भाई क्या सब्जेक्ट है तेरा,
उस तरह के माहौल है जहाँ पर हर समय यूपीएससी रेंगते हैं लिटरली, भयानक भीड़ है। एक रूम में 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं पता नहीं, चर्चाएं चल रही है पाकिस्तान की, अमेरिका की, चीन की, चर्चाएं चल रही हैं देश की जीडीपी की। वो समझ में नहीं आता है कि सब्जी यहाँ पर रोटी जल गई और उधर जीडीपी की चर्चाएं चल रही है। तो वो जो माहौल है, उस माहौल को फिर से जीने की ज़रूरत जिन लोगों को है, जो लोग कर रहे हैं, वो जिसमें कभी निराशा आ जाती है, तो उस निराशा को दूर करने का बेसिक कारण था कि अनुराग जी ने ये प्रोजेक्ट लिया। पहले बहुत पहले लिखना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि मैं एसपी था, लगातार काम था, भयंकर काम था। तो गढ़चिरौली में रहे आप? मैं गढ़चिरौली था, मैं चंद्रपुर में था, नागपुर में एसपी था, फिर मैं कोल्हापुर एसपी था, फिर मैं डीसीपी था मुंबई में, साउथ में। तो टाइम ही नहीं मिला बात करने का। तो जब थोड़ा डीआईजी बनने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलना शुरू हुआ, तो फिर अनुराग जी ने लिखना शुरू किया इसको अच्छे से। कैसे अनुभव रहे गढ़चिरौली के? थोड़ा किताब से इधर, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, ये तो दोनों चंद्रपुर में है नक्सलिज्म? हाँ है, अर्बन नक्सलिज्म जिसको बोलते हैं। नक्शे पे आप देखेंगे तो नागपुर के नीचे आपको चंद्रपुर मिलेगा और फिर भंडारा गोंदिया के नीचे आपको गढ़चिरौली का एरिया मिलेगा, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के वो किनारे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बीजापुर नारायणपुर वाले एरिया से जुड़ा है। बिल्कुल बस्तर का पार्टी है, बस्तर का पार्ट, अबूझमाड़ वाला जो पूरा एरिया है। तो हम लोग जब पढ़ के गए थे दिल्ली से, और जितना हम कम्युनिज्म समझते थे, उसमें हमको लगता था कि हम जाएंगे, बात करेंगे, समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, अपनी लोग हैं। मुझे तो इतना विश्वास था कि अगर उनको बैठाल के बात की जाएगी तो उनको समझ में क्यों नहीं आएगा कि हम अलग है जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद मालूम चला ऐसा नहीं है, या तो पहले उनकी बंदूक चल जाएगी या हमारी बंदूक चल जाएगी। तो इट्स वेरी टफ, इतना आसान नहीं है विश्वास का माहौल बनाना, विश्वास का माहौल बना पाना। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे प्रयत्न हुए हैं, और उन प्रयत्नों में मुख्य धारा में लाने में हम लोग सक्सेस पा रहे हैं। नक्सल्स को मुख्य धारा में लाने में सफलता पा रहे हैं। परिवार की भी दुखदुखी लगी रहती होगी गढ़चिरौली में जब आप ऑपरेशन वगैरह भी जाते होंगे? ये हर परिवार का सामान्य सा एक फिनोमेना है। वाइफ उस समय मेरी प्रेग्नेंट थी और पहला बच्चा हमारा होने वाला था, तो वो सहज है, वो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ये बोले कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा रहता था। अच्छा एक बात बताइए, ये सारे पापा लोग अपनी बेटियों को ये क्यों कहते हैं कि बेटा पुलिस वाले से शादी मत करो? ये इतने अयोग्य बैचलर क्यों माने जाते हैं पुलिस वाले, शर्मा जी? नहीं, एक्चुअली पुलिस वालों की लाइफ थोड़ी टफ होती है, और ये मेरे खानदान में कोई पुलिस में नहीं है। मैं जो कुछ भी 14 साल में सीखा है पुलिस में, उससे बोल रहा हूँ, टफ होती है, क्योंकि हर एक आदमी का एक टाइम होता है बात करने का, आने का, खाने का, कितना स्ट्रेस ले सकता है उसकी कैपेसिटी होती है। यहाँ कोई कैपेसिटी की, मतलब आप दिन भर कैपेसिटी, दिन भर टेंशन में रहिए, दिन भर काम कीजिए, रात में काम कीजिए, लगातार 8 दिन तक काम कीजिए, 8 दिन तक मत सोइए, कोई आपसे बोलने वाला नहीं है कि भाई आप क्यों कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो ये जो एक चीज़ होती है, उसमें मुझे लगता है लोगों को लगता है कि इस वाले प्रोफेशन में जाने में ये समस्या आएगी कि इस लड़के पर टाइम नहीं रहेगा, और टाइम नहीं रहता, क्योंकि सच में हम लोग देश को, समाज को, अपने आप को अर्पित ही कर देते। आपकी पत्नी शिकायत नहीं करती आपसे? मेरी पत्नी खुद IRS में हैं, इस समय महिला आर्थिक विकास महामंडल की MD हैं, और उनके पास ऐसा काम है कि वो मुझसे बिजी रहती हैं, तो शिकायत का कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। पत्नी को ज़्यादा बिजी कर दो, पत्नी को ज़्यादा बिजी कर दो तो समस्या कम हो जाती है। पत्नी ऐसी मतलब अच्छा कि ज़्यादा बिजी रहे? नहीं, उसमें एक चीज़ और भी है। ये आप अपना अनुभव भी जोड़ के कह रहे हैं अनुराग बाबू? हमारे यहाँ बिजी घर के काम में है, वो भी बिजी है, ऑफिस के काम में नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है ये बोल रहे हैं ना, तो वो जो अपने बुंदेलखंड वाला टोन होता है ना कि बेहू बहुत बिजी है, सुनैया के फालतू नहीं है, घर को काम बहुत कराते हैं वे, और घर को काम बहुत ज्यादा खुद, मतलब आदमी सवेरे से संध्या हो जाए निपटता ही नहीं है। भाई समझो हम कछु नहीं कर रहा है, भाई सब कर रहे हैं। अच्छा भैया हम कछु नहीं कर रहा है, भाई सब कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें एक बात जरूर मैं जोड़ना चाहूँगा। जी सर। अगर आपकी जो पत्नी है वो आपकी मित्र बन जाए तो सारा समस्या सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि मित्रता के बाद क्या होता है कि आरोप प्रत्यारोप नहीं रह जाते, सिर्फ एक दूसरे को समझने की जरूरत पड़ती है। हम किसी दोस्त कोई भी हमारा कितना भी हमसे कभी मिले या ना मिले, कभी कहाँ शिकायत करते हैं हम लोग उससे? वहीं से शुरू होता है, जहाँ शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है। तो मतलब पहले मित्रता करें और फिर ब्याह शादी की सोचें। मित्रता करें, प्यार करें, और फिर उसके बाद शादी करें। मित्रता, फिर प्यार, फिर शादी, पर बीच में IPS भी बनना है। हाँ, ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रेम तो बिल्कुल वैसा होता है कि वो जैसा यश चोपड़ा की फिल्मों में या करण जौहर की फिल्मों में होता है। मतलब हमें ये लगता है कि उनकी फिल्मों में कब हीरो इस बात की चिंता करेगा कि
मेरी एक दिन की सैलरी कट गई या मेरा पीएफ कितना कट रहा है, वो चिंता ही नहीं होती उन लोगों को। हम तो बात कर रहे थे अनुराग और हम लोग कि यार ये लोग हमेशा अमेरिका, यूरोप, फ्रांस दिखाते रहते हैं, इनको खाने का पीने का पैसा कहाँ से लाएंगे, कुछ चिंता ही नहीं रहती कभी कि कहाँ कौन सी दुनिया है, पता नहीं। और जीरा और अजवाइन में फर्क नहीं बता पाएंगे, भगवान कसम नहीं बता पाएगी। सही है। तो बताइए भाई साहब, ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर खराब कर देता है, ऐसे बताया जाता है। नहीं, ये बात सही है, लड़की के चक्कर में आपका डाइवर्ट कहीं ना कहीं डाइवर्ट तो होते ही हैं आप। मैं भी डाइवर्ट हुआ। जब मेरा प्यार शुरू हुआ तो दो तीन अटेम्प्ट मेरे कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो अटेम्प्ट में आपको लगता है भाड़ में जाओ, सिलेक्ट होंगे या ना होंगे देखेंगे, बाद में पहले लड़की ना निकल जाए हाथ। बस वो सोनी सोनी आँखियों पर होता ये है कि अगर वो लड़की आपके अंदर क्षमताएं देखती है और वो आपको बताती है कि क्षमता है बाबू, क्या बाबू को पता नहीं रहता क्षमता है कि नहीं, और लड़की जामवंत है, बाबू हनुमान जी है का फल लगाना है, का चुप साध रहे बलवाना। और उसमें होता क्या है, मैं अपने पर्सनल केस में बताता हूँ आपको कि मैं जब संघर्ष कर रहा था, ग्वालियर में लाइब्रेरी में काम कर रहा था, बाकी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। लाइब्रेरी में भी तो आपने काम किया है, 300 रुपए पे। और वो लाइब्रेरी में काम करते समय कई बार ऐसा होता था कि मुझे एक टाइम खाना मिल पाता था, तो वो मुझे हमेशा लगता था कि एक कोई आएगा मेरी दुनिया में जो ये सारे कष्टों को मुझसे दूर कर देगा। मैं एक बार अपनी डायरियाँ सुना दूंगा और समर्पित कर दूंगा और उसके बाद मैं सारे कष्ट बिसर जाऊंगा, भूल जाऊंगा। और वो जब जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिला तो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद नई सिरे से शुरू हुई कि अब संघर्ष खत्म हो गए, चलो अब पढ़ते हैं। और पढ़ने का और संघर्ष करने का जो मादा, जो एक सही रचना, सही दिशा सद्दा ने जो दी थी, वो मेरे लिए बहुत काम की थी। विष्णु अभी भी मास्टर है? विष्णु अभी भी मास्टर है, यस। विष्णु इनके गांव के टॉपर हैं, इन पे तंज कसा करते थे। इस किताब में जो दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की वो है, मतलब मैं आखिरी तक आते आते पांडे के एटीट्यूड से खींचने लगा था। पांडे एक किरदार थे इसमें। मैंने कहा वाई मनोज शर्मा इज टॉलरेटिंग पांडे। हमेशा बकवास करता है, हमेशा नेगेटिव। श्रद्धा को उसने रुलाया, हमेशा कहना तेरा मेंस में नहीं होगा, तेरा इंटरव्यू में नहीं होगा। और फिर आखिरी में आप इंटरव्यू के पहले पांडे से मिलने जाते हैं और जो चीज़ हम भूल चुके थे किताब पढ़ते पढ़ते कि ये पांडे ही था जो आपको आटा चक्की से पीली कोठी लेकर आया था, यानी जो पहला सही रास्ता पढ़ाई का दिखाया। आपने एकदम बहुत सही बात बोली। पांडे ही वो व्यक्ति है जिसने मुझे ग्वालियर में जिंदा रखा। जिसके अगर वो नहीं होता तो मैं गाँव लौट जाता। खेती में अपने यहाँ जो मेरे गांव के लोग बोलते थे तू वापस आएगा, खेती करना पड़ेगा तेरे को, तू क्या कर रहा है, सलाह दे रहे थे मंगोड़े की दुकान खोल लो। पांडे वो कैरेक्टर था जिसने मुझे जिंदा रखा हर तरह से वहाँ पर। और इसमें एक बड़ा जिक्र आया है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 5वीं क्लास में एक कहानी, हरपाल सिंह की 5 बातें, और उसमें साफ लिखा है कि ज़िंदगी में कोई भी आपका भला करे उसको नहीं छोड़ना है बस लाइफ में, वो नियम पक्का बना के चलना है। जो भी कभी भी आपका भला करे उसको नहीं छोड़। कृतज्ञता बड़ा मूल्य होना चाहिए जीवन में। बिल्कुल। मनोज जी, बहुत सारे लोग ललन टॉप देखते हैं, उसमें मुझे बताया गया है बार बार लगातार कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी काफ़ी लोग देखते हैं। जेएनयू के दिनों में मैंने देखा बहुत सारे दोस्त 3-3, 4-4 इंटरव्यू दिए, नहीं हुआ और बड़े निराश हो जाते हैं। आप जब इंटरव्यू में यूपीएससी धौलपुर हाउस में कमरे से निकल रहे थे, इंटरव्यू खत्म हो चुका था औपचारिक तौर पे, और दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते आपसे एक सवाल पूछा गया था। आप प्लीज़ उसका जवाब ज़रूर बताइए, सवाल और जवाब, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण है उन सबों के लिए जो किसी कानपुर, किसी इलाहाबाद, किसी बनारस, किसी पटना, जयपुर, जोधपुर, इंदौर या दिल्ली में या चंडीगढ़ में तैयारी कर रहे हैं। वो जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है, ज़रूर बताइए वो प्रसंग। दरअसल कैसा है कि जब हम तैयारी करते हैं और उस तैयारी में हमको लगता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एक फ़ोन पे या एक रिजल्ट पे यस और नो जो देखने का जो सिलसिला है वो आपको एकदम अचानक से या तो बहुत योग्य बना देता है या आपको बहुत नीचे ले जाता है। मैं और अनुराग जी कल ही नेहरू विहार में थे रात को, और हम अपने पुराने एक दोस्त के पास गए थे। वो दोस्त हमारा पिछले 18 साल से तैयारी कर रहा है। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। एंड ही इज़ हियर ओनली नेहरू विहार में। अभी कल रात को अभी भी उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और वो अभी भी हमारे यहाँ हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। हमसे 1-2 साल बड़ा है वो।
और वो कर रहा है क्योंकि जिद है उसको, मुझे किसी भी तरह से क्रैक करना है इसको, किसी भी हालत में क्रैक करना है। अभी यूपीएससी नहीं बचा तो मैं एमपीएससी करूँगा, यूपीपीएस करूँगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। 20 साल से। तो ये जो जिद है ना साहब, ये बड़ी अंदर की आती है। वो क्या है, अभी लाल बत्ती ख़त्म कर दी आप लोगों ने, सरकार ने, लेकिन फिर भी आदमी के अंदर ये भाव था, ये बत्ती वाली गाड़ी जा रही है ना, बस ये चाहिए ज़िंदगी और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इससे जुड़ा क्या है, इससे अपना मानसिकता जुड़ी है समाज की, कि ये बत्ती मिल गई तो आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। हम सब लोग जो खेल खेल रहे हैं, चाहे कोई कहीं भी कुछ कर रहा हो, सिर्फ खुद को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर काबिलियत है, क्षमता है, क्षमता है, क्षमता है। दिन रात इसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यही मेहनत है जो सब जगह यूपीएससी के बच्चे भी कर रहे हैं। पर मनोज जी, इसकी एक एंटीथेसिस ये भी तो हो सकती है ना कि जैसे इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, सीडीएस में सिलेक्ट होने के लिए एक कट ऑफ एज है 25 की, तो यूपीएससी में भी एक ऐसी एज कर दी जाए और बाकी सिविल स्टेट सर्विसेज में भी आप कब तक तैयारी करते रहो? मुझे ये समझ में आता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन्स जिद जो 20 साल से कर रहे हैं, 20 साल 22 साल से आप तैयारी कर रहे हो, आप 45 की एज में बन गए कुछ, तो आपका मादा और वो जो भीतर का है कि नहीं आप इतने दिनों बाद मिला है, आप कितने फ्रेश होते हो अपने अप्रोच में, एटीट्यूड में, कुछ दूसरा वैकल्पिक कर लेते। जैसे हमारे साथ के कई लड़के हैं, मुझे ध्यान है, मतलब वो हीरो तब भी था, अब भी है हमारे लिए, विकास त्रिपाठी, जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में, उसने सर पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया एंड वी ऑल वर होपफुल, एकदम विकास ने, उसका नहीं हुआ, फिर आगे भी नहीं हुआ, पर थैंकफुली 4 ही अटेम्प्ट थे और उसने टाइमली दे लिए। उसके बाद उसने अपनी पीएचडी पूरी की, वो सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ, अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, इज अ गुड प्रोफेसर। तो दुनिया खत्म नहीं हो रही है वहां पे, तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप वो आखिरी सवाल आपकी बात एकदम सही है, दुनिया खत्म बिल्कुल नहीं होती है, दुनिया में बहुत कुछ है। यूपीएससी की तैयारी जरूर एक चीज़ जरूर करती है कि आपके पंखों को मजबूत कर देती है, आप उड़ना चाहें, क्योंकि आपको दुनिया की नॉलेज इतनी हो जाती है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, आपका ज्ञान, विज्ञान, देश विदेश, पूरा दुनिया का इतिहास, इतना कुछ आपको मालूम चल जाता है कि आप दुनिया में कहीं भी, जैसे बोलते हैं ना, गड्ढा आप पैर मारेंगे तो गड्ढा खुद ही जाएगा, जो हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं। तो वो है यूपीएससी, लेकिन तैयारी करना की कोई सीमा जरूर होना चाहिए, क्योंकि और भी कोई काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आती। और मेरे पर्सनल, मैं अपने मुद्दे पे देखूं तो ये बात सही थी कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहीं आऊं किसी भी हालत में, लेकिन फिर भी मैंने पीएचडी शुरू की थी, मैंने नेट निकाला था, जेआरएफ निकाला था, नेट निकाला, जेआरएफ निकाला, पीएचडी की, कि भाई अगर किसी कारण से यहाँ मैं नहीं हो पाऊँ तो ऐसा ना हो जाए कि मुझे गाँव वापस जाना पड़े, कुछ न कुछ मेरे हाथ में रहे। और श्रद्धा का ऐसा बोलना था शुरू में भी और एंड में भी कि देखो तुम नहीं सिलेक्ट होगे तो चलेगा, पर क्षमता है तुम्हारे अंदर, मैं बोल रही हूँ, और तुम उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, ये अन्याय है। और मुझे भी लगता है भी कि जिस व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है उसका यूज़ नहीं करता है तो वो उसके लिए अन्याय नहीं है, वो देश के लिए अन्याय है, समाज के लिए अन्याय है। वो आखिरी सवाल, बार बार हम लोग उस आखिरी सवाल की तरफ जा रहे हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछा गया जब आप उठ चुके थे, वो बताइए। अनुराग जी बताएंगे। हाँ सर प्लीज। वो जब ये इंटरव्यू से जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट, ये उठ चुके थे कुर्सी से? हाँ, तो उन्होंने रोका, बुजुर्ग से एक मेंबर थे, वो अच्छे मेंबर थे, वो बहुत ही पॉजिटिव, धोती कुर्ते में थे। मनोज जी आपका कौन सा अटेम्प्ट है? उन्होंने कहा लास्ट अटेम्प्ट है, और अभी अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? तो इनका ये कहना था कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कोई और दूसरा काम कर लूँगा, क्योंकि जो भी काम ईमानदारी से किया जाए और देश सेवा से किया जाए जी, उससे बड़ा कोई भी काम नहीं होता। तो ये इनका ये नहीं था आईपीएस, क्योंकि अंतिम अटेम्प्ट था, इसके बाद ये नहीं कि हम निराश हो जाएंगे अगर नहीं होगा तो। नहीं, उस दौर में पता नहीं क्या हो गया था कि निराशा आती ही नहीं थी। उस दौर में ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ज़िंदगी है अपने सामने, अपन जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आईएएस, आईपीएस, शिक्षक, लाइब्रेरियन, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये तो लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं, वास्तविक लक्ष्य है देश की ईमानदारी से सेवा करना, फिर चाहे आईपीएस बन के कर रहे हैं या कुछ और। रोचक भी है, प्रेरक भी है। अनुराग पाठक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मनोज शर्मा के जीवन को कागज़ों पर लेकर आए। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक तो इनको सहमति दी और वो जीवन भिंड, मुरैना, दतिया, बांदा, महोबा, हमीरपुर, उरई जालौन, ये बड़े पिछड़े इलाके हैं, और जो आपने इंटरव्यू में जवाब दिया, जो उसके पहले बात आई
जब आपने झूठ बोला एसडीएम दुष्यंत सिंह के चैम्बर में, इस सब की बुनियाद ये है, क्या हम अपने देश के बच्चों को, उन बच्चों को जिनके पापा बड़े शहरों में नहीं हैं, मम्मी बड़े शहरों में नहीं है, जो महंगे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को हम कैसी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं? जैसे आपने बताया ना, एमपी में टेंट हाउस के नीचे नकल होती थी, सर यूपी में भी होता था, है ना, बिहार में भी होता है, हम तस्वीरें देखते हैं। तो या तो दम दे दो नींव में या दीमक दे दो नींव में, उसी के हिसाब से दरख्त तनेगा। तो ये एक लंबा विषय है। मैं चाहता हूँ कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, खासतौर पे उनके लिए जो अपनी मातृभाषाओं में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। पर यह भी ज़रूरी है कि जो उन स्कूलों से होकर आए हैं वो गिव अप ना करें। गिव अप ना करें, क्योंकि अभी भी मैं बार बार बोलता हूँ अपने, जब भी मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ या किसी पेरेंट्स से बात करता हूँ, अभी भी आप 500 का नोट दीजिए एक अमीर के बच्चे को, एक गरीब के बच्चे को, उससे बड़ी सब्जी लेके आइए। मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूँ, दावा आप भी देख लीजिए, गरीब ज़्यादा लेके आएगा सब्जी, क्योंकि उसको बार्गेनिंग पावर है। वो जाके बोलेगा नहीं कि 1 किलो दुनियादारी, दुनिया बीती है उसके ऊपर। तो ये दुनिया बीतने वाला तो मजबूत होता है, उसको लड़ने आता है ना, लड़ने की जो नियति है वो लड़ना। हम छोटे शहर के लड़कों के पेट में आग होती है, क्योंकि हर चीज हाथ बढ़ा के पानी है। चलिए, मैंने अपने आप को भी मतलब है, कहीं मान हो रहा है, साथ में एक मुझे ये बोलने की इच्छा हो रही है, पता नहीं ये समय विषय है कि नहीं। आपकी जो आग है वो मैं बहुत नज़दीक से ललन टॉप को देखता हूँ। अच्छा, वो आपकी आग अभिजात्य पत्रकारिता के सारे बैरियर तोड़ करके कैसे आंचलिक लोगों को, आंचलिक चीज़ों को आगे ले जा रही है। इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण ये मेरे जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का उदाहरण मिलेगा तो मुझे लगता है थोड़ा और लोगों में। अरे नहीं सर, मैं तो काम कर रहा हूँ अपना, आप लोग ललन टॉप लोग हैं, ये मेरे लिए बहुत प्रेरक है। अगले मनोज शर्मा आप हो सकते हैं, मनोज शर्मा से बेहतर हो सकते हैं। हो सकता है कोई और अनुराग पाठक हो, कोई और डिप्टी कमिश्नर हो, जो आपकी ज़िंदगी लिखने के लिए तैयार बैठे हो। अपनी भी ज़िंदगी बनाएं, आपकी भी बनाएं, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी और सारी हीन भावना को पीछे छोड़ना होगा। ये जब इधर का पसीना पूरा सफ़र करके नीचे तक पहुंचता है ना, एड़ी तक, एड़ी चोटी का जोर बोलते हैं, तब कुछ हासिल होता है। आपको हुआ, उसके बावजूद आपने विनम्रता रखी, आपने भी रखी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिसे किरदार का बार बार इस बातचीत में जिक्र हुआ, श्रद्धा जी, उनको भी बधाई जी। अब तक मैं कह रहा था कि उन्होंने चुना, पर जीवन में किसी को भी प्यार मिले, योग्य व्यक्ति मिले, तो उसके लिए आप शुभाशीष और शुभाकांक्षाएं ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये गूंगे के गुड़ सा है, इसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, ये तो खुद ही महसूसने की चीज़ है। मेरे एक मित्र थे, वो कहा करते थे, उसी से बात खत्म करूँगा, ये दुनिया का सबसे नयनाभिराम दृश्य होता है कि दो लोग प्रेम में हो, आपको नजर आए, हाँ? चाहे वो दो कुत्ते के पिल्ले खेल रहे हों, दो बुजुर्ग हों, बूढ़ा बूढ़ी हाथ एक के हाथ पे हाथ धरे, बछड़ा अपनी माँ के देख के भाग रहा हो, है? एक दरख्त में कोपल खिलाई हो, दो चिड़िया चोंच लड़ रही, दो प्रेम में व्यक्ति हैं, और यदि आप प्रेम में हैं तो आप उस प्रेम को देख के खुश हो जाएंगे। जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार मुझे। हाँ, प्रेम मुझको। मुझे ध्यान आ गया वो लड़का जो कमानी की लाइनें सुना के भोकाल टाइट चलिए देखते रहिए किताब वाला, और आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक 12th फेल। सिर्फ उनके लिए नहीं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जिन्हें लगता है कि वो ज़िंदगी के एक पड़ाव पर असफल हो गए और राहें अब बंद हो गई हैं। जहाँ सब राहें बंद होती नज़र आती हैं, वहीं भोर की किरण फूटती है। इस पूरी बातचीत के बारे में, इस व्यक्तित्व के बारे में, अनुराग जी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और याद रखिए, रिपीट कर रहा हूँ ताकि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान जैसा हाल हो, हारा वही जो लड़ा नहीं। शुक्रिया।